हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। किसके बारे में? लॉज ऑफ केमिकल्स कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से लॉ है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें से कुछ चीज़ों को तो आप पढ़ चुके हैं, वैसे तो नॉर्मली पढ़ चुके हैं, बस यहाँ उनको रिपीट ही करना है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आज का हमारा टॉपिक है बेटा। ठीक है, सबसे पहला लॉ और इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कंजर्वेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दिया था एंटोइन लेवोइजियर ने। ठीक है, एंटोइन लेवोइजियर ने दिया था। कब दिया था बेटा? 1789 में दिया था। कब दिया था? 1789 में। इसने क्या किया? एंटोइन लेवोइजियर ने कंबंशन रिएक्शन को स्टडी किया। जितने भी कंबंशन रिएक्शन थे ना, कंबंशन रिएक्शन, उनको स्टडी किया बेटा। कंबंशन रिएक्शन को स्टडी किया और उन पर एक्सपेरिमेंट किए और कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन क्या था इसका? इसका कंक्लूजन ये था कि चाहे कोई भी चेंज हो, यानी कि फिजिकल या केमिकल, फिजिकल और केमिकल चेंज इन रिएक्शन, ठीक है, केमिकल चेंज चाहे कोई भी हो, मास कभी भी चेंज नहीं हो रहा। इसने क्या कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता। इसने क्या कंक्लूजन निकाला? मास डज नॉट चेंज। ठीक है, मास जो टोटल ओवरऑल मास होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। टोटल मास, ओवरऑल मास कभी चेंज नहीं होता। ये इसका कंक्लूजन था। इसी के बेस पे इसने अपना लॉ दिया। और वो लॉ क्या था बेटा, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। इसने क्या कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोइन लेवोइजियर ने दिया था 1789 में। कंबंशन रिएक्शन को स्टडी किया था। उसने ये कहा था कि कितने भी फिजिकल और केमिकल चेंज क्यों ना हो जाएं, जो टोटल मास होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। इसी बेस पे उसने क्या बात कही कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है बेटा। ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट की फॉर्म में हो चाहे प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, सिंपल सी बात थी। उसके बाद आता है बेटा सेकंड लॉ। सेकंड नंबर पे जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये दिया था बेटा जोसेफ प्रोस्ट ने। जोसेफ प्रोस्ट, ये फ्रेंच केमिस्ट था जोसेफ प्रोस्ट। उसने क्या कहा था कि एक गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of element by weight। क्या कहा था इसने? ला क्या है हमारा? in a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। यानी उसने वेट को कंसीडर किया। उसने क्या कहा कि किसी भी गिवन कंपाउंड में उसके जो एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन ऑफ वेट होंगे, यानी उनका वेट जो होगा वो सेम रहेगा, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो नेचुरल कंपाउंड हो। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने कॉपर की ओर ली थी। ठीक है ना,
क्यूप्रिक कार्बोनेट के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया था। किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था बेटा इसने? क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक तो नेचुरल कंपाउंड लिया, ठीक है, यानी वो नेचर से मिला था, और दूसरा सिंथेटिक था, यानी उसने बनाया था। जब दोनों में उसने टेस्ट किया, जो प्रोपोर्शन बाय वेट यानी परसेंटेज कॉपर का कितना है, कार्बन का कितना है और ऑक्सीजन का कितना है, तो वो एग्जैक्टली दोनों में सेम मिला, नेचुरल में भी और सिंथेटिक में, यानी मेड में भी, मैन मेड में भी और नेचुरल में भी, दोनों ही कंपाउंड में, क्यूप्रिक कार्बोनेट में, दोनों ही में। एक तो क्यूप्रिक कार्बोनेट जो नेचर से मिला, दूसरा क्यूप्रिक कार्बोनेट कौन सा बेटा? जो उसने लैब में खुद बनाया, ठीक है। दोनों में जब उसने कार्बन, ऑक्सीजन और जो कॉपर है, तीनों की जब परसेंटेज कंपोजिशन देखी तो वो सेम मिली, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला गया और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहा गया। इसी लॉ को क्या बोलते हैं? डेफिनेट प्रोपोर्शन की जगह एक वर्ड और लगा सकते हो, इसमें कंपोजिशन भी लिख सकते हो। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोला जाता है बेटा इस लॉ को, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, क्योंकि कंपोजिशन थ्रू आउट दी एग्जाम्पल सेम रहती है। यानी कार्बन अगर 51.35% था नेचुरल में, तो वो सिंथेटिक में भी 51.35% था। और अगर कॉपर अगर 51.35% था, तो वो सिंथेटिक में भी उतना ही था। और कार्बन की परसेंटेज 9.74 थी, सिंथेटिक में भी उतनी ही थी, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों में थे। ऑक्सीजन की अगर 38.91 थी, तो 38.91 ऑक्सीजन की उसमें भी थी, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों में सेम थी कंपोजिशन। इसीलिए इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। यानी किसी भी कंपाउंड के, गिवन कंपाउंड के जो एलिमेंट होंगे ना बेटा, वो सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट मिलेंगे हमेशा, ठीक है ना? क्लियर है ये? अब बात करते हैं बेटा तीसरे लॉ के बारे में, क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको बेटा डॉल्टन ने दिया था, जॉन डॉल्टन ने 1803 में दिया था बेटा, ठीक है। जॉन डॉल्टन ने दिया था, कब दिया था? 1803 में दी थी। ये लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, यानी दो एलिमेंट जब कंबाइन हो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर भी बनाता है, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाते हैं, यानी H2O2 भी बनता है। जब ये बातें चल रही हो, तब क्या होता है भाई? होता क्या है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो, सॉरी, एक कंपाउंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक से ज्यादा कंपाउंड बने, तो जो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट जिसका मास, एक एलिमेंट होगा उसका मास जब वो दूसरे किसी फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट से कंबाइन करता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 ग्राम दोनों ही जगह फिक्स है। लेकिन यहाँ जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या होता है? 16 ग्राम होता है, और यहाँ 32 ग्राम होता है। तो ये क्या कहता है कि द एलिमेंट कंबाइन करता है जब किसी फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ, जब एक एलिमेंट किसी फिक्स मास वाले दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, तो इसका मास, इस एलिमेंट का मास सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। क्या रहेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा, ठीक है। किसका मास? इस एलिमेंट का मास। देखो 16:32 क्या हुआ? 1:2 हुआ कि नहीं हुआ? तो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। अगर किसी एक एलिमेंट की मास की बात करें, मास ऑफ द एलिमेंट which combines with the element which have fixed mass, यानी एक का मास तो फिक्स है, दूसरे का वेरी कर रहा है ना। दो रिएक्शन मैंने लिखी है, एक में 16 ग्राम, एक में 32 ग्राम, तो मास तो एक का ही वेरी कर रहा है। यहाँ तो 2 ग्राम ही है हाइड्रोजन, तो यानी जब ऐसा हो कि दो एलिमेंट कंबाइन करें और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएं, तब एक एलिमेंट जब दूसरे किसी फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, तो उस एलिमेंट के जो मास होगा ना उस एलिमेंट का, वो क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा बेटा। इसी को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहा जाता है, ठीक है। देखो 16:32 1:2 रेशियो में हो गया। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट जो फोर्थ लॉ है, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या होता है? गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है।
गै-लुसाक का लॉ है गैसियस वॉल्यूम के लिए। इस लॉ को गै-लुसाक ने दिया था 1808 में दिया था। कब दिया था? 1808 में दिया था बेटा, 1808 में दिया था इस लॉ को गै-लुसाक, GAYLUSACS, ठीक है, गै-लुसाक लॉ है। तो गै-लुसाक ने इसको कब दिया था? 1808 में दिया था बेटा। ये क्या कहता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैस कंबाइन करेंगी या प्रोड्यूस होंगी किसी केमिकल रिएक्शन में, क्या कहता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन, मतलब क्या होगी कि गैस कंबाइंस और प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन, यानी इन्हें केमिकल रिएक्शन जब भी कोई गैस कंबाइन करेगी या फिर प्रोड्यूस की जाएगी तो क्या होगा? दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वो ऐसा कैसे करती हैं? एक सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में करती हैं, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया गया है? ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता क्या है कि गैस जब कंबाइन करेगी या प्रोड्यूस होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटा, तो वो क्या होगी? एक सिंपल रेशियो में रहेगी। और कौन सा रेशियो होगा? सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में होगी सारी गैसेस। कंडीशन क्या रखी है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए? शुड बी सेम होना चाहिए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग नहीं रहना चाहिए किसी भी एक गैस के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या 100 ml है हाइड्रोजन का, वो कंबाइन कर रहा है 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन बन क्या रहा है? वाटर। ये 100 ml कंबाइन कर रहा है 50 ml के साथ, और वाटर कितना बन रहा है? 100 ml वाटर बन रहा है, ठीक है, 100 ml वाटर बन रहा है। तो इन दोनों गैसेस की वॉल्यूम क्या होगी? सिंपल रेशियो में होगी। क्या होगी? 100:50 क्या हुआ? 2:1, 2:1 होगा। तो यही हमारा क्या था? गै-लुसाक लॉ था गैसियस वॉल्यूम का, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर कोई गैस कंबाइन होती है या फिर प्रोड्यूस होती है तो वो एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में होती हैं, ठीक है। कंडीशन क्या लगाते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी ये एक सिंपल रेशियो में होगी, अदरवाइज नहीं होगी बेटा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी लॉ को एक और नाम से भी बोला जाता है, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहा जा सकता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहा जा सकता है। हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था ना अभी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था, वैसे इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम कहा जा सकता है। उसमें मास था, इसमें वॉल्यूम है बेटा, बस इतना ही फर्क है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारा जो लास्ट लॉ है, पांचवा, वो होता है एवोगैड्रो लॉ। क्या है? एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, क्या है? एवोगैड्रोस लॉ है बेटा। जो पांचवा लॉ है वो क्या है? एवोगैड्रोस लॉ है। ये लॉ दिया था बेटा एवोगैड्रो ने 1811 में दिया था, 1811 में इस लॉ को दिया था एवोगैड्रो ने, इसलिए इसको एवोगैड्रो लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहा था? कि इक्वल गैसेस, जो गैसेस थी ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस आएगा बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस should contain equal number of molecule at same temperature। यानी वो क्या कहता है कि कंडीशन सेम रखो तो क्या होगा? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो जितने भी गैसेज होगी उनकी वॉल्यूम अगर इक्वल है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर क्या है? बी है, ठीक है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। मान लो इसमें 100 ml है, इसमें भी 100 ml है, चाहे गैस कौन सी हो। इसमें मान लो मैंने O2 पर रखी है, इसमें H2 पर रखी है, दोनों गैस इक्वल वॉल्यूम है। टेम्परेचर मान लो मेरे पास दोनों में 293 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे? सेम ही होंगे बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेंगे बेटा? इनमें हमेशा सेम ही रहेंगे। यही तो था हमारा एवोगैड्रो लॉ बेटा। अब
एवोगैड्रो ने क्या किया था, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टिंक्शन कर दिया था बेटा। एवोगैड्रो ने क्या कर दिया था, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टिंक्शन कर दिया था। एटम तो स्मॉलेस्ट पार्ट था, ठीक है। मॉलिक्यूल जब दो सेम या डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करे तब क्या बनता था, मॉलिक्यूल बनता था। वैसे सेम टाइप के एटम कंबाइन करते हैं सभी मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन किए तो क्या बना, H2 एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है बेटा। ऐसे ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए तो क्या बना, O2 बना। तो ऑक्सीजन एक एटम है और O2 एक मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। सिंपल सी चीज थी। हालांकि एवोगैड्रो का जो लॉ था वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब इसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था तब तो ये रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। हालांकि ये सही था, बिल्कुल सही था एवोगैड्रो, लेकिन इसके लॉ को कभी रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन बाद में काफ़ी टाइम बाद एक साइंटिफिक जो हमारी जर्नल होती है जिसमें सारे साइंटिस्ट आते हैं, मीटिंग करते हैं, फ्रांस में हुई थी, सॉरी जर्मनी में हुई थी। तो उसमें इसके वर्क को उन्होंने क्या मान लिया था, सबने मान लिया था कि इसने सही काम किया था। जब ये जिंदा था तब तो नहीं माना, जब इसने पब्लिश किया, लेकिन इसके बाद जब इसी के वर्क के बेस पे एक और थ्योरी प्रोड्यूस की गई तब इसके वर्क को बिल्कुल सही मान लिया गया बेटा। तो ये थे हमारे टोटल 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बेटा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो क्या है हमारा, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी एटम के बारे में डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं बेटा। देखो 1808 में डाल्टन ने ये थ्योरी पब्लिश की थी। उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। कब किया था, 1808 में। 1808 में उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम क्या था कि ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। क्या नाम था, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, ठीक है। केमिकल फिलोसफी का एक नया सिस्टम, ये उस पेपर का नाम था, रिसर्च पेपर का नाम था जो इसने पब्लिश किया था। और इसमें उसने एटम्स के बारे में एक थ्योरी प्रोवाइड की जिसके पोस्टुलेट क्या थे वो बताता हूँ। कि उसने क्या, एटम के बारे में वैसे डेमोक्रिटस के टाइम से ही चला आ रहा है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, इंडिविजुअल। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। पहला पोस्टुलेट क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। इसने कहा कि मैटर जो है, पदार्थ जो है, वो इनडिविजिबल एटम्स से बना हुआ है, यानी एटम्स जो कि डिवाइड नहीं किए जा सकते, यानी इनडिविजिबल एटम से मिलकर बना होता है बेटा। ये तो था पहला पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट में बेटा ये क्या कहता है कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट। इसने क्या कहा था, किसी भी गिवन एलिमेंट के सारे एटम हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। उनके पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इंक्लूडिंग जो उनके मास होंगे, और डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे, यानी डिफरेंट मास होगा उनका। तो इसने क्या कहा था कि ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज या सिमिलर प्रॉपर्टीज, या आइडेंटिकल बोलेंगे, सिमिलर तो रिलेटिव वर्ड होता है, आइडेंटिकल यानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल क्या था, मास, और डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट मासेस। इसका एक कंक्लूजन यह भी था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम यानी डिफरेंट एटम हो गए तो उनके मास भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि जितने भी एटम थे सेम एलिमेंट के, सबका मास क्या था, सेम था, यानी उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम थी। सेम एलिमेंट, सेम एटम्स, किसी भी एलिमेंट के उनकी प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए जब एटम डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करें इन ए फिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड्स कब फॉर्म हुए, जब डिफरेंट एलिमेंट किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुए। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या था, कंपाउंड्स formed when
एटम्स, और ये कह सकते हो डिफरेंट एटम्स कंबाइंस इन ए फिक्स्ड रेशियो। कि कंपाउंड कब फॉर्म होते हैं? कंपाउंड तब फॉर्म होते हैं जब डिफरेंट एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन H2 प्लस O2, मैं बना रहा हूँ H2O2, सिंपल सी बात है। इनका रेशियो फिक्स होगा, 2 एटम हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के मिलके क्या बनाएंगे? H2O2 बना देंगे बेटा। तो फिक्स रेशियो होगा एटम्स का, तब जाके क्या बनेगा? एक कंपाउंड बनेगा बेटा। ठीक है। चौथा पोस्टुलेट क्या था? चौथा पोस्टुलेट ये था कि बेटा केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? रीऑर्गेनाइजेशन होगा एटम्स का, मतलब वो रीऑर्गेनाइज होकर कुछ नया बनाएंगे। ठीक है। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction, यानी एटम्स को केमिकल रिएक्शन में ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और केमिकल रिएक्शन में जो एटम होगा उनका रीऑर्गेनाइजेशन ही होगा बस। तो फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा? कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These can't be created, can't be की जगह लिख लो neither, these can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो यहाँ भी तो यही हुआ है, पहले तो 2 एटम एक साथ जुड़े थे हाइड्रोजन के, फिर 2 एटम एक साथ जुड़े थे ऑक्सीजन के अलग अलग, लेकिन जब प्रोडक्ट मिला तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एटम रीऑर्गेनाइज हुए हैं। लेकिन क्या एटम खत्म हुए प्रोडक्ट बनने में? पुराने वाले खत्म तो नहीं हुए ना, है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही। इसका मतलब ना तो एटम इसमें खत्म हो रहे हैं, ना ही हम उनको क्रिएट कर रहे हैं, जो थे वही बस रीअरेंज कर दिया, उनको रीऑर्गेनाइज कर दिया बेटा। ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी बेटा, ये इसके 4 पोस्टुलेट थे। इसने एक चीज तो एक्सप्लेन कर दी, इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया, लेकिन वॉल्यूम वाला लॉ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डेफिनेट वॉल्यूम वाला लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एटम कंबाइन ही क्यों करते हैं इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। जो इसके बाद जो थ्योरीज आई उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है बेटा। ठीक है।